मसलन अगर आप महाभारत पढ़ना चाहते हैं और महाभारत पढ़ाना चाहते हैं, तो बजाय इसके राजवंशों की लड़ाई और राजाओं की लड़ाई और कौरव पांडव युद्ध की बजाय आप सिर्फ द्रौपदी को सेंटर में ले आइए और फिर उसके बाद देखिए कहानी कहां चलती है। ठीक वही चीज रामायण के बारे में। रामायण की व्याख्या के क्रम में कौन चीज सेंटर में है? राम और राम का चरित्र। आप इसे जस्ट हटा दीजिए और सीता को सेंटर में ले आइए। नई दृष्टि के लिए जरूरी है कि स्त्री को केंद्र में लाके देखा जाए। साहित्य की जितनी भी नई परंपराएं, समाज की जितनी भी नई परंपराएं आधुनिक काल में स्त्रीवादियों ने विकसित की, उनमें उनका पहला कॉमन एम्फेसिस ये था कि अगर स्त्री को अर्जित करना है तो स्त्री के संदर्भ में उसे देखा जाना चाहिए। अगर स्त्री को अर्जित करना है तो उसके ट्रेडिशन की खोज की जानी चाहिए। मसलन अगर मुझे महादेवी वर्मा को पढ़ाना है, जो कोर्स में है, तो किसके संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए? आदत क्या है हमारी? छायावाद के संदर्भ में। किससे तुलना करते हैं हम? प्रसाद से तुलना करेंगे, इंदिरा से तुलना करेंगे। लेकिन हमें मालूम नहीं कि महादेवी वर्मा के पहले कौन सी महिला लेखिकाएं हुई हैं जिनके संदर्भ में महादेवी वर्मा की व्याख्या की जाए। तो हमको कोर्स से गायब। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं जिससे कि आपको इसकी जटिलता का अंदाजा लगे। साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की शुरुआत सारे इतिहासकार एक मत है कि वो कबीर से होती है, कोई डिस्प्यूट नहीं है इसमें। मेरी लिखी राय नहीं है कि कबीर से होती है। कबीर के पहले स्त्री लेखिकाएं हुई हैं जिनकी कविताएं उपलब्ध हैं, और वे लेखिकाएं हैं जिन्होंने की भक्ति काल की शुरुआत की। जब तक आप साहित्य का इतिहास नहीं जानते थे, स्त्रियों के लेखन को नहीं जानते थे, तब तक तो ठीक है कि आप कबीर से शुरुआत होती है। लेकिन जब आपको मालूम है कि कबीर से पहले स्त्री लेखिकाएं थी, तो वे लिखने वाली स्त्रियों के नाम और उनकी कविताएं खोजी जानी चाहिए। हमने वो काम किया, हमने वो कविताएं खोज की। लेकिन हमारी आदत है, क्योंकि ट्रेडिशन में बना हुआ है, इतनी आसानी से आप रिप्लेस नहीं कर सकते उसे। भारतेंदु युग में नाटकों से शुरुआत होती है, भारतेंदु के नाटकों से। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह कि 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में राजस्थान में स्त्री रंगमंच था, और स्त्री रंगमंच में स्क्रिप्ट, नाटक की स्क्रिप्ट लिखने वाली रानियां, दर्शकों में स्त्रियां, रंगमंच से जितने भी जुड़े हुए लोग थे वे सब की सब स्त्रियां। दर्शकों में सिर्फ एक पुरुष होता था, वो होता था राजा। भारतेंदु के जन्म के पहले स्त्री नाटक लिख रही थी और वे स्क्रिप्ट हैं। संयोग की बात है, वो सब राजाओं की लाइब्रेरी में है, वो अभी तक बाहर नहीं है। लेकिन ये एक फैक्ट सामने आ चुका है कि औरतें नाटक लिख रही थी। भारतेंदु के पहले और भक्ति आंदोलन के शुरू होने के बाद तकरीबन 200 लेखिकाएं हैं हिंदी भाषा क्षेत्र में, 200 लेखिकाएं, जिसमें से 80 लेखिकाएं सिर्फ अकेले राजस्थान में। राजस्थान की सिर्फ एक लेखिका का नाम जानते हैं हम, मीरा। अब आप सोचिए कि अगर इन 200 लेखकों का लेखन अगर साहित्य के इतिहास में शामिल कर दिया जाए तो साहित्य के इतिहास की पूरी प्रकृति एकदम बदल जाएगी। जो मैं शुरू में बात कही कि स्त्री पर बात करने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, जो ही आप स्त्री को दाखिल करते हैं वो डिस्टर्ब करती है। पूरा जो कुछ बना बनाया ढांचा है, सांचा है, उसे एकदम तहस नहस कर देती है। फेमिनिस्ट टर्मिनोलॉजी में क्या है, उसकी सबवर्सिव भूमिका होती है। स्त्री जब भी दाखिल होती है तो वो सबवर्सिव भूमिका अदा करती है। और ये जब स्त्री का साहित्य, पहली समस्या क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या स्त्री साहित्य शामिल किया जाए कि न किया जाए, या अलग से कोई स्त्री साहित्य का इतिहास लिखा जाए। अगर आप अलग से लिख सकते हैं तो लिख के देखिए, नहीं तो सबसे इजी तरीका यह है कि स्त्री साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल किया जाए और साहित्य
इतिहास को स्त्री की नजर से देखा जाए। ये काम अभी होना बाकी है, लेकिन होगा, ये भी तय होगा, क्योंकि लोग लिख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, तरह से रिसर्च कर रहे हैं, नए विद्यार्थी नए लोगों को खोज रहे हैं। इस बीच में मतलब मेरी पुस्तक के आने के बाद में दसियों लोगों ने नए लेखकों पर, नई औरतों पर, जिनके बारे में कोई नाम नहीं जाता था, उन पर अच्छी रिसर्च की और अच्छी चीजें पब्लिश की। चीजें बढ़ रही हैं आगे। एक अन्य चीज वो ये कि अभी की दौर में स्त्री क्या कर रही है? अगर आज के स्टेज में पूछा जाए कि औरत क्या कर रही है, तो आपको ये जवाब खोजना बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर मुझसे पूछे तो मैं सीधे कहूंगा, स्त्री की सबसे बड़ी लड़ाई है, और रोटी के लिए लड़ाई लड़ रही है। बहुत बुरा हाल है। अब आप उठा के देखिए, अपने घर में काम करने वाली जो औरतें आती हैं, उनकी कहानियां सुनिए और आप देखिए कि घर में क्या हो रहा है। हजारों, लाखों, करोड़ों औरतें अभी डे टू डे रोटी की लड़ाई में लगी हुई। कल्पना के बाहर है हमारी, मतलब लैंडलेस लेबर से लेके और झोपड़पट्टी में रहने वाली जो काम कर रही है वो लड़की, जो कि मिडिल क्लास के घरों में काम करती है, वहां से लेके होटलों में काम करने वाली लड़कियों से लेके एक बड़ा अगर दायरा देखें, आप ये भूल जाइए कुछ देर के लिए मिडिल क्लास की लड़कियां बैठी हैं जो खाते पीते परिवारों से आई। ये नमूना नहीं है, ये आईना नहीं है समाज का। वे लोग भी आईना नहीं है समाज का जो कि अच्छी नौकरी कर रही है और बड़ी पोस्ट होल्ड किए हुए हैं। वो बड़ी पोस्ट की क्या स्थिति है, मैं उसकी चर्चा थोड़ी देर बात करूंगा। मेरी नजर उन औरतों पर है जिनकी संख्या करीब 30 करोड़ से ऊपर है, जो रोज कुआं खोद रही है, रोज पानी पी रही है, रोज रोटी कमा रही है और रोज उसकी लड़ाई लड़ रही है। और इनके ये लड़ाई जेन्युइन लड़ाई है और सही लड़ाई है। बहुत विकास हुआ है हमारे यहां, हर क्षेत्र में स्त्रियां आगे आई हैं, शिक्षित स्त्रियां आगे आई हैं। उसका एक नमूना बता रहा हूं किस तरह का विकास हुआ है। आज से करीब 3 या 4 साल पहले सेबी ने, जो कि तमाम किस्म के बिजनेस को रेगुलेट करने वाली संस्था है, सेबी ने आदेश दिया कंपनियों को कि आप अपनी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें और उसमें परसेंटेज तय कर दिया। अब हालत यह थी कि कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए स्त्रियां मिलना मुश्किल होगी। एक कंपनी लड़कियां खोज रही, लड़की मिल नहीं रही है, तो अब एक औरत जो है 10, 15, 20 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर हो गया। डॉक्टरों की सेबी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। जो शिक्षित समाज है, जो हाईली क्वालिफाइड समाज है, जो इंडस्ट्रीज है, जहां कहा जा रहा है कि वहां स्त्रियां सबसे ज्यादा तरक्की कर रही हैं, अभी तक की स्टेज है कि कंपनियों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने के लिए हमारे पास कोई स्त्रियां नहीं है। 70 साल के डेवलपमेंट के बाद स्थिति है। और ये तो उन औरतों की स्थिति है जो खाते पीते परिवारों से आती है। नीचे क्या स्थिति है? पिछले नोटबंदी के बाद से तो और भी तबाही मची हुई है। जो थोड़ा बहुत काम था, जो लैंडलेस लेबर के पास काम था, दूसरे लोगों के पास काम था, वो सारा काम बंद पड़ा हुआ है, एकदम बिल्कुल भुखमरी फैली हुई है। दूसरी दिक्कत यह है कि दूसरी लड़ाई कौन सी है लड़कियों की? एक है रोटी की और दूसरी लड़ाई है पैट्रियार्की के साथ, पितृसत्ता के साथ। हर लड़की प्रतिदिन प्रतिक्षण पुरुषवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ती नजर आती है। रास्ता चलते समय कैसे लोग घूरते हैं, क्लास में जाते समय कैसी परेशानी होती है, क्लास के बाहर कैसी परेशानी होती है, घर में कैसी परेशानी होती है, हम सब जानते हैं। एक तरफ स्त्री के लिए लड़ाई है कि वो किसी तरह अपनी आजीविका बचाए और अर्जित करे, और दूसरी तरफ उसके पास में आइडियोलॉजिकल प्रेशर है पुरुषवाद का, इतना तेज प्रेशर है, हर स्तर पर पुरुषवाद का दबाव है उसके ऊपर। इसके बावजूद एक खतरनाक चीज पैदा हुई है। 2 साल पहले की घटना बता रहा हूं आपको।
मैं मुजफ्फरपुर गया तो पटना में एक दोस्त जो पहले मेरे साथ जेएनयू में पढ़ते थे, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर, वो लेने आए स्टेशन। सुबह अपने घर ले गए तो उनकी पत्नी चाय लेके आई। चाय जब लेके आई वो तो मैंने चाय में लेके मैंने पूछा, भाभी जी कैसी हैं? पहली बार परिचय हो रहा है मेरा, क्योंकि जब वो लड़का पढ़ता था तो शादी वादी नहीं हुई थी। इस बीच में 35 साल में शादी हो चुकी, लड़के हो चुके, बड़ा हो चुके। वो मेरा तड़ाक से बोली कि भाई साहब एक बात बताइए, ये कन्हैया कुमार क्या अच्छा कर रहा है? कन्हैया कुमार बीच में कहां से आ गया अचानक? एक हाउस वाइफ। तो मैंने कहा भाभी कन्हैया कुमार को छोड़िए आप, मैं आपसे अपनी बातें कर लूं, आपकी बातें कर लूं। नहीं नहीं, ये कन्हैया कुमार ठीक नहीं कर रहा है। अब वो एसर्ट की, तो उसने पति से पूछा कि आपकी क्यों आया है? तो उसने कहा कि आए मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, वहां कन्हैया कुमार के पक्ष में रैली करने जा रहे हैं, भाजपा रैली। और वो बिल्कुल एकदम जली भुनी बैठी हुई थी कि एक ऐसे व्यक्ति को मैं चाय पिलाने जा रही हूँ जिसको कि वो पसंद नहीं करती, कन्हैया कुमार के पक्ष में प्रचार करने हैं। तो वो उलझ गई सुबह सुबह। एक और मेरे दोस्त, बहुत अच्छे जिगरी दोस्त, ये मैं आपको सिर्फ नमूने बता रहा हूं मैं, जिन्हें मैं बचपन से जानता था। जब ये जेएनयू वाला एपिसोड घटा तो मैं उनके घर गया, सेम चीज वहां, वाली जी आई, कन्हैया को मैं ठीक नहीं कर रहा। तो मैंने कहा यार ये आप बाहर नहीं पढ़ते, ये कहां से ये चीज आ रही है दिमाग? नया जो ट्रेंड है वो नया ट्रेंड है, ये जो घर में बैठी हुई औरत जो डिपॉलिटिसाइज थी, जो राजनीति में कभी दिलचस्पी नहीं लेती थी, आज वो स्थिति है कि वो एकदम सीधे कॉमनल लोकेशन के साथ खड़ी हुई है। रास्ता चलती औरत जो कभी अखबार नहीं पढ़ती, कभी ठीक से न्यूज़पेपर के अलावा कोई चीज देखती नहीं है, टीवी पर सिर्फ सीरियल देखती है, लेकिन उसके जेल में भरा हुआ क्या है? जेल के लोग बहुत बुरे लोग, घटिया लोग होते हैं, देशद्रोही होते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जेएनयू की क्या इमेज थी, और अब एक साधारण लेमैन औरत, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि जेएनयू अच्छा है? नई जो चुनौती है वो ये कि एक तरफ वो रोटी रोजी की लड़ाई है गौरव के सामने, दूसरी तरफ उसके सामने पितृसत्ता की लड़ाई है, और तीसरी तरफ उसकी मुश्किल यह है कि वह सांप्रदायिक विचारधारा से घेर दी गई है, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं रांची यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू लेने गया तो वहां पर प्रो वाइस चांसलर एक महिला थी, वो बोली कि जानती हैं, मैं ऐसी बात कर रहा था तो मैंने पूछा, तो बोले मेरे जो पति हैं और भड़की हुई थी। मैंने क्या हुआ? अरे वो कुछ नहीं, बैठे बैठे दिन भर वीडियो देखते रहते हैं, मोदी का भाषण सुनते रहते हैं और झगड़ा करते रहते हैं मेरे साथ में। किस बात से डिस्टर्ब हो? विदाउट एनी रीजन उसके घर में जो पीस था वो पीस डिस्टर्ब हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ सांप्रदायिकता। उसके जो सांप्रदायिक विचारधारा के जो लेयर है, वो लेयर का सबसे ज्यादा जिसको प्रभावित कर रहे हैं वो स्त्रियां हैं। आप जान लीजिए, हमें से अधिकतर लड़कियां हैं जो यहां बैठी हुई हैं, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं उनका सबसे फेवरेट नेता कौन है? विदाउट एनी रीजन फेवरेट नेता एक ही है, मोदी। फोर्थ जो चीज जो कि अभी जेहन में है और जिसने के बहुत भयानक रूप से प्रभावित किया है, वो ये कि सारे लोग बड़े खुश हैं, देश तरक्की कर रहा है। अच्छा पूछो क्या तरक्की कर रहा है तो बता नहीं पाते। तरक्की क्या कर रहा है बोले कुछ तो बताओ, नहीं देश तरक्की कर रहा है। अच्छा जोड़िए आप थोड़ा सा पिन पॉइंट कीजिए कि नहीं देश तरक्की नहीं कर रहा है, तो वो झगड़े पर हमला हो जाते हैं। और आप यूनिवर्सिटी में ये तो अभी आप कह गए थे बंगाल में, ये सेमिनार अगर दिल्ली में होती तो मैं तो कफन बांध के जाता तो सही, कफन बांध के जाता। और ये व्यक्ति जो हेड है ये
व्यक्ति तय था इस सेमिनार का सस्पेंड होगा। सवाल ही नहीं है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सर्कुलर है, सवाल ही नहीं है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत बुलाओ जो व्यक्ति जो है किसी भी तरह सांप्रदायिकता के खिलाफ हो। अब बहुत भाग्यशाली है बंगाल में और वो भी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में, आपको उस दहशत का अंदाजा नहीं है। क्षेत्रों एक शिक्षक मिला मुझे सत्यवती कॉलेज का बुक फेयर में, मैंने ऐसे पूछा कि भाई क्या हाल है तुम्हारे, बोले कुछ मत पूछिए जगदीश्वर जी, वो जो आप लिखते थे अब तो सच लगने लगा है, पहले तो झूठ लगता था कि आप कैसे प्रचार करें, सच लगने लगा है। नहीं क्यों? बोले कि 2002 में मैंने कोई आर्टिकल लिखा था, उस पर मुझे सर्कुलर वो नोटिस आ चुका है। वाइस चांसलर 2002 में कोई आर्टिकल लिखा था उसने दलित प्रसंग को लेकर, इसमें ब्राह्मणवाद को गाली दी गई थी, उसको लेकर उसे नोटिस दिया जा चुका कि तुमने ये आर्टिकल क्यों लिखा। अब बोले कि मेरा सस्पेंशन कभी भी आ सकता है। लड़कियों की क्या स्थिति होगी? पुरुषों का जब यह हाल है तो इस दबाव में और इस आतंक में लड़कियों की क्या हालत होगी? लड़कियां तो बोल नहीं पाएंगी, वो थैंक गॉड वो जेएनयू में थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, बाहर तो बोल ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। जो लड़की बोली, पता चल गया कि ये बोली, वो था ना, क्या नाम था उसका, मेहर सिंह, एक लड़की थी रामजस कॉलेज में, मेहर सिंह, जिसने दुस्साहस किया बोलने का, उसके पीछे पूरे पूरे साइबर ट्रोल लगा दिए उन्होंने, और इतना जलील और इतना अपमानित किया उसे कि वो भूल जाए कभी भी, और उसको कहना पड़ा कि मैं अपनी को कर रही हूं सबसे। बड़ी खतरनाक स्थिति है अभी। स्त्री के प्रश्नों तो सबसे टची प्रश्न है, सबसे मुश्किल जगह जाके कह के मैं अपनी बात लास्ट में खत्म करूं। ये अचानक मोदी पैदा नहीं हुआ, प्लीज 2014 में नहीं पैदा हुआ था, ये ध्यान रखिए। कोई चीज है ऐसी जो कि उसके आर पार है, जिसे हम देखने को तैयार नहीं। नई चुनौती यह है कि क्या हम अपने परिवार में अंदर झांक कर देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। सिमोन दे बोवर का नाम तो सब लोगों ने सुना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ें। हिंदी में हो सकता है कि आज के बाद में तो लोग वर्जीनिया वुल्फ की बात करें। मैं जानबूझ के कह रहा हूं, वर्जीनिया वुल्फ उन बड़ी लेखकों में से है जिसने कि फासिज्म को लेकर बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो कि मुझे लगता है कि मेरे काम की है। उसने कहा है कि जर्मनी में जब फासिज्म आया या इटली में जो फासिज्म आया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण था परिवार, और परिवार की जो वंशवादी संरचनाएं हो। हिटलर के 1934-33 में दिए गए भाषण, जो परिवार पर दिए गए भाषण, और पिछले 6 महीने के अंदर जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जो भाषण दिए, उन्हें उठाइए आप। मोहन भागवत ने बाकायदा घोषित तौर पर कहा कि उन्हें कैसा परिवार चाहिए, उन्हें कैसी स्त्री चाहिए। उन्होंने कहा हमें एकदम ट्रेडिशनल स्त्री चाहिए, ऐसी स्त्री चाहिए जो घरेलू हो और जिसकी कोई घर के बाहर कोई गतिविधि ना हो। वो बच्चे पैदा करे, वो घर संभाले, पढ़े लिखे, लेकिन घर में जाए। घोषित तौर पर कहा उन्होंने हम ऐसी स्त्री चाहते हैं। ठीक एग्जैक्टली इसी तरह के भाषण 1934 में हिटलर ने दिए थे। अगर आप चाहते हैं कि मोदी जाए, अगर आप चाहते हैं कि सांप्रदायिकता जाए, तो इसके लिए पहली शर्त है कि आप अपने परिवार के ढांचे को बदलिए, परिवार के बारे में समझ बदलिए। हमारे परिवार की जो समझ है वो किस बात पर टिकी हुई है? परिवार में कौन है डिक्टेटर? सब लोग जानते हैं कौन डिक्टेटर है। परिवार में डिक्टेटर पुरुष है।
करता रहा है और हमने उसकी सत्ता को कभी क्वेश्चन नहीं किया। हमारी स्थिति है कि हम परिवार में दाखिल तो होते हैं, परिवार को एप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन परिवार को बदलना नहीं चाहते। आधुनिक काल आया, आधुनिक काल के साथ में कौन सी चीजें आई? आधुनिक काल के साथ जो चीजें आई वो कौन सी थी? स्त्री के प्रश्न आए, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, अनमेल विवाह, ये सवाल आए। लेकिन ये सवाल नहीं आया कि परिवार को बदला कैसे जाए। परिवार जैसा है वैसा ही रहे, अधिक से अधिक ये रहे कि संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार आ जाए। लेकिन परिवार के ढांचा बदला कैसे जाए, यानी परिवार के अंदर जो मेल फीमेल के बीच का जो संबंध है उसे कैसे लोकतांत्रिक संबंध में तब्दील किया जाए, ये बात कभी दिमाग में नहीं आई। और इसका सबसे अच्छा नमूना क्या है? आप में से हर लड़की इस चीज को रोज फेस करती है, मैं जानता हूं। कितनी लड़कियां जो बिना बताए घर से निकल सकती हैं? जो ही घर से निकलती है तो पहला प्रश्न होता है कहां जा रही हो, और दूसरा प्रश्न कब आओगी। सिर्फ ये दो सवाल करने बंद कर दो, कहां जा रही हो और कब आओगी। स्त्री को कौन सी चीज की जरूरत है? ये जो खटका लगता है ना जब जो ही आप निकले, कहां जा रही हो, कौन सी चीज है इसमें? कौन सी चीज है जो परिवार में ऑपरेट कर रही है? यस, प्यारी मां, प्यारे पिता, प्यारे भैया क्या कर रहे हैं? संदेह। उफ, आधुनिक परिवार बनाना है तो पहली चीज कौन सी है परिवार के लोगों के बीच में? एक दूसरे के ऊपर विश्वास। हम विश्वास ही नहीं करते। मुझे आज तक अभी तक 5 विद्यार्थी नहीं मिले हैं जो ये है कि उनसे ये सवाल न पूछा जाता वो कहां जा रही है और कब आओगी। अगर शिक्षितों में ये हाल है तो आप सोचिए कि क्या दशा होगी शिक्षित महिलाओं की। स्त्री को बदलना है तो स्त्री के लिए पहली शर्त क्या है? उस पर अविश्वास करना बंद करें। चाहे वो लड़के लड़कियां जो क्लास में बैठे जो आपके दोस्त हैं, चाहे वो जितना गहरा प्यार करते हो एक दूसरे से, लेकिन आप संदेह न करें। ये जो संस्कार है हमारे, ये संस्कार बदलने चाहिए, एटीट्यूड बदलना चाहिए, स्त्री को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। देश में लोकतंत्र चाहिए, बढ़िया लोकतांत्रिक संसद भी चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक परिवार नहीं चाहिए। ये कैसा देश है? छोटा सा एक और प्रश्न जो मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूं, आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। यहां कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी मां को हाथ खर्च मिलता है हर महीने? वास्तविकता है हम स्त्री को कभी हाथ खर्च देती मालकिन है, और फिर सोचिए कितना फेकनेस है इसमें मालकिन में। मालकिन घर जाके पूछेगा एक बात जरूर, ये सवाल जरूर पूछेगा। थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है लेकिन अच्छा होगा। एक अन्य चीज जो कि बहुत जरूरी है, बंगाली परिवारों में थोड़ा बहुत कल्चर है, वो नाम लेके पत्नी को बुलाते हैं और पत्नी नाम लेके पति को बुलाते हैं। ये जो गैर बंगाली विद्यार्थियां बैठे हैं वो बताएं कि क्या उनकी माँ पति का नाम लेके बुलाती है? परसेंटेज निकल आएगा अभी। मेजॉरिटी लोगों की क्या स्थिति है? अभी तक स्थिति यह है कि 70 साल के डेमोक्रेटाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के बावजूद, इतने समर्थ लोकतंत्र के बावजूद हम स्त्री को ये विवेक पैदा नहीं कर पाए कि वह अपने पति का नाम ले सके। हिंदी में एक आलोचक है, बहुत बड़े आलोचक जिनकी सब किताबें आप पढ़ते हैं, डॉक्टर रामदास शर्मा, वो अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते। वो क्या कहते हैं? मालकिन। उफ, स्त्री कहां मिलेगी? स्त्री कोई नाम होता है, उसकी पहचान होती है। मुझे अगर इस समाज को बदलना है और उस परिवार को बदलना है तो पहली शर्त है ये कि हम लोगों को नाम से पुकारना सीखें, बुलाना सीखें। ये जो गुल्लू के पापा और अगर आप राम को राम कह के पुकारेंगे तभी राम सुनेगा। अगर आप राम को श्याम कहकर पुकारेंगे तो राम कभी नहीं सुनेगा। हमारे यहां जो विलंबित विकास है उसकी सबसे बड़ी आयरनी यही है कि हम चीजों को उनके सही नाम से नहीं पुकारते, सही नाम से संबोधित नहीं करते। जब सही नाम से ही नहीं पुकारते तो समस्या खुलेंगी कैसे? आखिरी चीज और जरूरी चीज, लड़कियों की ताकत क्या है बताइए तो? लड़कियों की ताकत क्या है? जोर से तब बोलिए जल्दी। स्त्री होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत। अरे नहीं, अपने हिसाब से बोले या समाज के हिसाब से? अरे कैसे भी बोलिए। समाज के हिसाब से सर स्त्रियों का सबसे बड़ा ताकत आंसू होता है। अच्छा, और अपने हिसाब से? अपने हिसाब से हम लोग हमारे अब जो है एक मतलब मास्टर की भूमिका, ये गांठ बांध लीजिए इसे। स्त्री की सबसे बड़ी ताकत यह है ना बोलना। सबसे अच्छी स्त्री कौन? जो ना बोल सके। आपसे कुछ कहा और आपने, स्त्री कहां मिलेगी? प्रतिवाद स्त्री कब करती है और कैसे करती है? वो स्लोगन नहीं लगाती, वो चीखती नहीं है मेरे वजह से बहुत तेज बोल रहा हूं। वो बहुत ही स्लो, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने कुछ कहा तो उसने कहा नो सर। स्त्री के प्रतिवाद का तरीका यह है वह ना कहना चाहती है। कौन सी फिल्म थी जो अमिताभ बच्चन ने? मैंने 94-95 में ये लिखा था, इसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। स्त्री के प्रतिवाद का तरीका है कि वह जब नो बोलती है तो वह सिर्फ अपनी ही रक्षा नहीं करती, वो अपने व्यक्तित्व में एक नया चरित्र गठित करती है। ना बोलना सीखे। ये जो जी सर, हाँ सर, इससे बचे। थैंक यू।